नमस्कार दोस्तों, एनजी एकेडमी फॉर जीएसजीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा और उसके बाद मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करते हैं मुद्रा से। मुद्रा क्या होती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या है। समझ में ये आ रहा होगा कि अगर मुद्रा ना हो तो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। विभिन्न समयों के में जो मुद्रा है उसका स्वरूप बदलता रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा से ही नोट चल रहे हों, सिक्के चल रहे हों। पहले मुद्रा का रूप कुछ और रहा होगा, कुछ परिवर्तन हुआ होगा। आज हम जो मुद्रा हमारे जिसको हम समझते हैं कि जैसे जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान, उससे तो यही समझ में आता है कि मुद्रा का मतलब करेंसी नोट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो एसेट होते हैं और जो दूसरे आदेय होते हैं, आदेय जिसको अंग्रेजी में एसेट कहते हैं, वो भी मुद्रा का ही रूप है, वो भी मुद्रा का रूप है। हम तो समझते हैं कि जैसे विभिन्न अलग अलग कालखंडों में विभिन्न समयों में मुद्रा किस तरीके से प्रयोग की जाती है। जैसे प्रारंभ में जब मानव विकास की जो प्राथमिक चरण अवस्था में था, अगर मुद्रा जैसी अर्थव्यवस्था जैसी बात हुई तो सबसे पहले मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे कि तब क्या होता था, वस्तु मुद्रा। वस्तु को एक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, वस्तु मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। तो वस्तु मुद्रा होती थी, यानी कि अगर हमको कोई किसी वस्तु की इच्छा या आकांक्षा है जो हमारे पास नहीं है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको गेन करना चाहते हैं, तो हम विनिमय का सहारा लेते थे, एक्सचेंज का सहारा लेते थे। ये शब्द कैसे आया, एक्सचेंज और विनिमय? आवश्यकता से आया ना वो, कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो वस्तु किसी दूसरे के पास में है, तो हम वो वस्तु को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? कोई ऐसी चीज़ हम उसे देकर वो जिसकी इच्छित वस्तु है उसको हम अपने पास ला सकते हैं। तो ये जो विनिमय वाली बात हुई वो आवश्यकता से आई। अगर आवश्यकता ना होती तो विनिमय जैसा कोई टर्म नहीं आता, विनिमय की हमें को आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो हम वस्तुओं के माध्यम से ही एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे। उसके बाद धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा आई, कॉइन आए, सोने जो जीतल है, टका है, जो विभिन्न जो बने हुए हैं, या पहले हमको किसी अन्य धातु के बने हुए, तो मुद्रा को हम धातु के रूप में बदल गई। उसके बाद क्या आया हमारे पास मुद्रा? उसके बाद हमारे आया पेपर मुद्रा या करेंसी नोट। उसको और क्या बोल सकते हो तुम? पत्र मुद्रा, हिंदी में बोल सकते हो पत्र मुद्रा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, अब जो क्रेडिट टाइप का ऐड भी सुने होंगे कि क्रेडिट स्कोर कितना है आपके पास। क्रेडिट के मतलब होता है साख। साख मतलब औकात। अगर हमारी औकात है 30,000, जिसने कहते हैं कि SBI क्रेडिट दे दिया है कि आपको 30,000 तक आप सामान खरीद सकते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी औकात 30,000 की है, कि हम अगर आपको 30,000 रुपये देते हैं तो आपकी क्षमता होगी, औकात है, साख है कि आप वो 30,000 रुपये वापस कर देंगे किसी इंटरेस्ट रेट के साथ, वो आप वापस कर देंगे। उसके बाद अगर आपने वो पैसे वापस कर दिए तो उसके बाद क्या होता था कि आपका क्रेडिट जो होता है, जो लिमिट होती है, उसको जैसे 30,000 से 50,000 कर दी, तो इसका मतलब है कि आपने अगर 30,000 दे दिए तो 50,000 भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर या साख बढ़ती जाती है। तो इस समय क्या चल रहा है, तो वर्तमान में साख एज ए मुद्रा चल रहा है, साख मुद्रा चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे समझ में आता है कि जो मुद्रा होती है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। जो आर्थिक विज्ञान होता है वो मुद्रा के आसपास ही भ्रमण करता है, गति करता है, ठीक है ना। तो आप समझ लेते हैं कि मुद्रा है क्या चीज़, भाई साहब। तो इस सब चीज़ से समझ में आ चुका होगा कि मुद्रा के बारे में समझ जो हमारी अब बन रही है या बनी हुई है थोड़ी बहुत, उसमें ये समझ में आता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय का माध्यम है। अभी बताया है कि विनिमय का माध्यम है मुद्रा। अब वर्तमान में हमारे पास नोट हैं, मतलब 100 रुपये का नोट है। अगर हमको कोई सामान लेना है, जाके जैसे बाजार जाना है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हमको टमाटर लेने जाना तो हम टमाटर लेके ही चले जाएंगे, या टमाटर लेने जा रहे हैं, हमारे पास लौकी है तो हम लौकी के लेके चले जाएंगे। तो ये तो वस्तु विनिमय हो जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम बाजार में गए, लौकी लेने टमाटर लेके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम नोट लेके जाते हैं, करेंसी लेके जाते हैं, पत्र मुद्रा लेके जाते हैं। तो इससे मतलब होगा कि विनिमय का एक माध्यम है। दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक है कि अगर जैसे कि सोना स्वर्णकार के यहाँ गए, ज्वेलर्स के यहाँ गए, तो उसने कहा कि 10 ग्राम हमारे पास आपको सोना लेना है, तो आप ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम के 10 ग्राम का जैसे मान ली कि 20,000 रुपये है, तो आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अच्छा ठीक है 20 कुंटल हम गेहूँ आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलता है ना। तो हम क्या करते हैं कि मूल्य का मापक उसका है कि ठीक है, उसने बताया कि आपके पास ये जो सोना है 10 ग्राम, ये 20 क्विंटल गेहूँ का है। वो ऐसा तो नहीं बोलता है, वो बोलता क्या है कि 10 ग्राम सोना है, ये 20,000 रुपये का है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सोने के मूल्य का माप जो करता है वो मुद्रा के रूप में करता है। मुद्रा के रूप में जो आजकल क्या चल रहा है, पत्र मुद्रा चल रही, तो उसी में बताता है। अगर पहले बताता 10 ग्राम सोने का मूल्य तो तब कह देता कि हाँ वस्तु मुद्रा के रूप में अगर विनिमय होता पहले के ज़माने में, तो कह देता कि हाँ भाई 20 क्विंटल गेहूँ, या जितने क्विंटल बनता हो, जितने वो मन बनता हो जो चलता हो 40 किलो का, इस तरीके से बोल देता। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के जो मूल्य का माप है, 10 ग्राम सोने का अगर मूल्य का माप बताएगा तो वो आपको मुद्रा के रूप में ही बताएगा। और वो आजकल मुद्रा कौन सी चल रही है, पत्र मुद्रा। भुगतानों का मान,
भुगतानों का मान हम भुगतान जो करते हैं वो मुद्रा के रूप में ही करते हैं, ठीक है ना। आजकल जो मुद्रा चली पत्र मुद्रा, उसके रूप में करते हैं। हम कहीं अगर लेने जाएंगे तो वहाँ वस्तु नहीं दे देंगे, उसके आगे कोई चीज़ सामान खरीदने जाएंगे तो भुगतानों का मान मुद्रा के रूप में होता है। जो वर्तमान मुद्रा कौन चल रही है? पत्र मुद्रा। मूल्य संचय का साधन है। अगर किसी के यहाँ जैसे उत्पादन हुआ है, किसी कृषक के यहाँ मान लीजिए उत्पादन हुआ, तो वो कहता है कि हाँ हमारे यहाँ लगभग 20,000 रुपये का गेहूँ आया लगभग, ठीक है ना। तो उस हिसाब से किसी मूल्य संचय का एक साधन मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो मुद्रा के रूप में सीधे सीधे अगर सवाल बनता है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा के विषय में सत्य है या असत्य है, कौन कौन से सही हैं, तो इस तरीके के विकल्प दिए होंगे। आपको उन विकल्पों में एक का जो करेक्ट होगा उसका चयन करना है, ठीक है। तो एक मुद्रा से ही रिलेटेड एक टर्म होता है तरलता, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कई बार आपने सुना होगा, जैसे वित्त से रिलेटेड कोई प्रेस रिलीज हुई या कोई बात हुई तो उसमें कहता है कि हाँ बाज़ार में तरलता की कमी है, तरलता की अधिकता है। तो ये होता क्या है भाई साहब? ये तरलता, इसको और चलनिधि भी बोलते हैं, चलनिधि। ये होता क्या है? लिक्विडिटी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है कि तरलता क्या है, चलनिधि क्या है? ये मुद्रा से रिलेटेड एक टर्म है। इस जो मुद्रा का जो टॉपिक है, मुद्रास्फीति की टॉपिक है, इसको समझने के लिए इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। कि किसी आदेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट हो गया, जैसे आपके पास कुछ भी आदेय हुआ, कुछ भी एसेट हुआ, कोई ज़मीन हो गया या आपके पास कोई उत्पादन हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, इस तरीके के जो आदेय हैं, एसेट हैं, किसी आदेय एसेट को बिना कठिनाई के, कोई कठिनाई ना हो, विलंब के एवं बिना क्षति के मुद्रा में बदलने की क्षमता, मुद्रा में बदलने की क्षमता उस आदेय की या एसेट की तरलता कहलाता है। तरलता कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या एक आदेय है और 3 टर्म लिखे हुए हैं, कठिनाई के, विलंब के और बिना क्षति के, मुद्रा में बदलने की क्षमता, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आप करेंसी नोट भी तो एक भी संपत्ति होगी ना आपके पास, ठीक है ना। और बिना कठिनाई के, विलंब के, बिना क्षति के, अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख का प्लाट है और आपके पास 10 लाख रुपए कैश हैं, 2 संपत्तियां हैं आपके पास, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, 10 लाख रुपए की प्लाट और वो 10 लाख रुपए नोट आपके पास हैं और आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है ना, और गाड़ी आप 1 हफ्ते में खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप किस जो एसेट है आपके पास, जो कौन सी संपत्ति से आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं? जो 10 लाख का प्लाट है उससे खरीद सकते हैं या 10 लाख रुपए उससे खरीद सकते हैं, खरीद दोनों से सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी में कौन सी बात की गई? बिना कठिनाई के, बिना विलंब के और बिना क्षति के। 10 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी विलंब के और बिना किसी क्षति के, यानी कि उसमें कोई टैक्स वैक्स कट के नहीं, आप उसको मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसमें लिक्विडिटी है। कम या ज़्यादा वाली बात भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास 10 लाख का प्लाट है तो पहले आप क्या करेंगे? उसको बेचने में टाइम लगेगा, फिर आप उसको 10 लाख रुपए आप प्राप्त करेंगे और 10 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे, क्या इतनी कठिनाई विलंब से मिल रहा है या लेट लपेट मिल रहा है, किसी ने 8 लाख दिया, 10 लाख दिया, तो उसमें समय लग जाएगा, तो उसमें लगेगा, तो उससे वो कहा जाएगा इस बात के कि जो प्लाट के रूप में आपके पास जो संपत्ति है उसकी तरलता, उसकी चलनिधि या उसकी लिक्विडिटी कम है, और जो आपके पास 10 लाख रुपए कैश हैं उसकी लिक्विडिटी या चलनिधि या तरलता ज़्यादा है, ठीक है ना। तो तरलता के आधार पर 2 तरीके की एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं। एक होता है मुद्रा करके, एक होता है सन्निकट मुद्रा। मुद्रा तो होता है मतलब, लेकिन पूर्ण मुद्रा नहीं होता है। पूर्ण मुद्रा, एक चीज़ यहाँ बस इतना याद समझ रखो कि मुद्रा का मतलब सिर्फ करेंसी नोट नहीं होता, संपत्ति होता है मुद्रा के रूप में। आपके पास कोई एसेट है ना, वो मुद्रा है, ठीक है ना। तो अगर तरलता के आधार पर देखा जाए कोई एसेट या संपत्ति, तो उसको एक कहेंगे कि मुद्रा, या दूसरे को कहेंगे एक और कहेंगे सन्निकट मुद्रा। तो जो लिक्विडिटी के आधार पर जो है, जैसे तो इसमें जैसे जो शुद्ध मुद्रा है जिसमें लिक्विडिटी 100% है, उसमें कौन कौन से आ जाएगी? नकद मुद्रा और बैंकों में जमा राशियाँ, बैंकों में जमा राशियाँ, ठीक है ना।
ये जो इसकी तरलता सबसे ज़्यादा है, तरलता हाई है इसकी, ठीक है ना, तरलता हाई है। और इसकी जो सन्निकट मुद्रा होती है इसकी तरलता कम, तरलता, ठीक है ना, कम लिक्विडिटी, इसकी तरलता हाई है। नकद मुद्रा आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपके पास नकद मुद्रा है तो आप उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, आप तुरंत कोई चीज़ खरीद सकते हैं बिना कठिनाई के। और जब बैंकों में जमा राशियाँ हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपके एटीएम है, एटीएम से पैसे निकाले आपने, तुरंत उसको खर्चा कर लिया, पेमेंट कर दिया, तो ये नकद मुद्रा होगी। अब सन्निकट मुद्रा क्या है कि जिसमें थोड़ा सा विलम्ब लगे या उसको प्राप्त करने में आसान समय, एक जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड तो होते हैं कि जैसे पर्टिकुलर टाइम के, जैसे आपने एक बॉन्ड लिया जो 4 साल में मैच्योर होगा और आपको उसमें उतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो मुद्रा नहीं हुई, वो उसकी तरलता बहुत अधिक नहीं है। हाँ, ऐसा है कि वो मुद्रा में बदल जाएगा, लेकिन उसमें कठिनाई है, उसमें समय लगेगा, जैसे 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। जैसे आपने ऋण पत्र लिए हैं कहीं से, ऋण पत्र, ठीक है ना, और जैसे हो गया कि सेविंग बॉन्ड, जैसे फिक्स डिपॉजिट किया आपने, एफडी हो गई, कंपनी के शेयर हो गए, कंपनी को जैसे फिक्स डिपॉजिट करता है ना कोई बंदा कि जैसे हमने 50,000 रुपये फिक्स कर दिए, अब वो आपकी संपत्ति है, लेकिन आपको जैसे कि आपने 4 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो वो उसमें समय लगेगा, 4 साल के बाद ही आपको वो संपत्ति मिलेगी। तो वो पूर्ण मुद्रा नहीं है, सन्निकट मुद्रा नहीं है, उसकी तरलता ज़्यादा नहीं है, वो कम तरल है, वो मुद्रा कम तरल है, ठीक है ना। तो इसमें आप इससे समझ में आ गया होगा कि तरलता होती क्या, कुल मिला के ये होती है कि मुद्रा की उपलब्धता, इसको इस तरीके से भी समझ लो, ठीक है ना, कि कोई संपत्ति है या एसेट है तो उसकी उपलब्धता कितनी है, कैसी है उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो उसकी तरलता ज़्यादा है, अगर आसानी से वो उपलब्ध नहीं है, आपके इस्तेमाल के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तो उसकी तरलता कम है। तो बस इतना मेन इसमें याद रखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। कभी कभी आपने सुना भी होगा, जैसे ये होगा कि जैसे कि जो कोई इकोनॉमी क्या उसमें कि बाज़ार में लिक्विडिटी की कमी हो गई, बाज़ार में तरलता की कमी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जैसे, तो वहाँ पे नगद मुद्रा या बैंकों में जमा राशियाँ, इस टाइप की चीज़ों की कमी हो गई है, तभी उसकी तरलता कम हो गई है। ये तो या फिर लोगों ने उसको बॉन्ड ले लिया या फिक्स डिपॉजिट कर दिया, इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं, तो उससे भी लिक्विडिटी में कमी आ गई है। तो इस तरीके से ये टर्म जो होता है ना, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है। और बाकी तो आपको पता ही है, समझ गया, आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप याद कर लीजिए कि हाँ भाई साहब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी का प्रयोग कीजिए, कॉन्सेप्ट है, समझ जाएंगे तो ठीक ही है, नहीं तो याद ही तो रखना ही है। कई बार आप एक उसके देखेंगे ना, जैसे कहीं आपकी लिक्विडिटी आपको कहीं सुनने दिखाई दिया, आपने कहीं पढ़ा, तो आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ ये किस संदर्भ में बात कहना चाह रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक इसमें देख लेते हैं कि तरलता के आधार, तरलता के अंश के आधार पर मौद्रिक स्टॉक या आपूर्ति की माप तरलता के आधार पर जो मौद्रिक स्टॉक है उसका मापन किया जाता है, यानी कि 4 तरीके की कैटेगराइज किए गई है मुद्रा। कौन कौन सी? M1, M2, M3, M4। हमको इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर जो इसमें डिटेल्स दिए हैं, परिभाषा हैं, बैंकों में जमा राशियाँ लोगों की, ठीक है, और प्लस और क्या होता है उसके साथ, बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट DD के रूप में जो होता है, और प्लस RBI के पास जमा, जो RBI के पास जमा, RBI के पास तो बैंक ही करते हैं। तो जो M1 जो होता है, ठीक है ना, जो M1 मनी में होता है, M1 में होता है, उसमें कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बैंकों में जो जमा राशियाँ लोगों की हैं, बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट और RBI के पास जमा। और जो M2 होता है तो उसमें M1 प्लस डाक खाने के पास बचत बैंक जमा है, जो जैसे अभी भी डाक खाने में लोग सेविंग अकाउंट खोले हैं, वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं। और M3 में क्या है? M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा,
ये क्या बोलते हैं, एफडी। जो M3 में आता क्या क्या, M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा, और जो M4 होता है M3 प्लस डाकघरों की जमाएं, जो समग्र जमाएं मान लो कि कंप्लीट, ठीक है ना। अब इस 4 तरीके के जो कैटेगराइज किए गए हैं, जो मौद्रिक स्टॉक, जो आपूर्ति की माप, वो 4 तरीके से की गई है, M1, M2, M3, M4। सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि जो मौद्रिक स्टॉक होती है माप में, M1 में कौन कौन, M1, M2, M4 या चारों दे देंगे, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। इस तरीके से सिर्फ हमको ये 4 याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कहते हैं तरलता के अंश के आधार पर, तो इसमें एक तरलता वाली चीज़ भी देख लीजिए आप कि तरलता किसमें किसकी ज़्यादा है, M1 की ज़्यादा है, M2 ज़्यादा है, M3 की ज़्यादा है, M4 की ज़्यादा है। आप लोग समझ भी गए होंगे कि जो बैंकों में जमा राशियाँ हैं, डिमांड ड्राफ्ट है या RBI है, जमा राशियाँ मतलब जो हमारे जैसे ATM से निकाल के हम उसको खर्चा कर सकते हैं। तो M1 की तो इसकी क्या है, इसकी तरलता हाई है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इस बाकी चीज़ों में देखो, जैसे डाक खाने में, और ये जो डाक खाने में जो M2 और M4 थे, वो जो 1969 में जो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके पहले जो वित्तीय गतिविधियाँ होती थी डाकघरों के माध्यम से संचालित होती थी, तब M2 और M4 इंपॉर्टेंट थे। जो वर्तमान में जो दिशा निर्देश आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो दिशा निर्देश या कोई रणनीति बनाई जाती है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बैंक किस में है, M1 में है और M3 में है। तो आजकल जो इंपॉर्टेंट जो हैं, M1 को माना जाता है और M3 को माना जाता है, ठीक है ना। और जो M4 और M2 थे, ये जो जब डाकघरों के माध्यम से वहाँ पे लोन दिए जाते थे या जमा होती थी बैंकिंग, अब उतना तो वो रहा नहीं, क्योंकि अब तो डाक जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी बन गए हैं, जो डाकघर उनको बैंक में ही कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तब M2 M4 का प्रयोग किया जाता। तो M1 और M3 हैं जो वर्तमान में जो रणनीतिक बनाए जाते हैं, कोई चीज़ें बनाई जाती हैं, आज उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और तो ये अब इस मुद्रा में सिर्फ इतना ही है। और बाकी जो चीज़ें हैं कि परीक्षा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल पूछा गया है या मुद्रा से संबंधित कोई पूछ लिया जाएगा कि मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, तो उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।